और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान, सीएए नागरिकता छीनने नहीं देने का कानून। पश्चिम बंगाल में आज जनसभा के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी और यहीं से उन्होंने ये बड़ी बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल में बड़ा बयान दिया है और कहा है कि सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि देने का कानून है। आपको बता दें, विपक्षी पार्टियां जिसमें टीएमसी भी शामिल थी, उन्होंने सीएए और एनआरसी को लेकर देश में इस तरह से इसका विरोध किया था कि इससे मुसलमानों को खतरा है या इससे अल्पसंख्यकों की नागरिकता जा सकती है, लेकिन बार बार इसको स्पष्ट किया जाता रहा है। और आज पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री ने फिर इस बात को दोहराया कि सीएए नागरिकता छीनने नहीं बल्कि देने का कानून है। तुष्टीकरण की खातिर ये लोग देश हित के लिए किए गए हर निर्णय को वापस पलटना चाहते हैं। इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि वो कश्मीर में आर्टिकल 370 फिर बहाल करेंगे। टीएमसी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि सत्ता में आए तो सीएए कानून को रद्द कर देंगे। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे? इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी, कांग्रेस इन्हें भी ठुकरा देना चाहती है। सीएए नागरिकता छीनने का नहीं बल्कि नागरिकता देने का कानून है, लेकिन फिर भी टीएमसी लगातार झूठ बोलकर अफवाह फैला रही है। और इस बीच ग्राउंड से हमारे सहयोगी हमें लोगों की बातचीत सुनवा रहे हैं, उनके मुद्दों से रूबरू करा रहे हैं। सीधा आपको लिए चलते हैं, नोएडा से हमारी सहयोगी अमनदीप हमारे साथ हैं। अमनदीप, लोगों से मुमकिन हो तो बातचीत कीजिए, किन मुद्दों को वो तरजीह दे रहे हैं, क्या उनकी सोच है वोट डालने से पहले? ये जरूर डालें, सुनिश्चित करें अपना मत अधिकार को और वोट देश के लिए डालें। जयंत जी, आप कह रहे हैं वोट देश के लिए डालें, लेकिन पहले चरण के चुनावों के बाद जिस तरीके का वोटिंग परसेंटेज रहा, उसके बाद चुनाव एक तरीके से कहा जा रहा है कि सेंट्रलाइज किया जा रहा है, इस पर आप क्या बोलेंगे? चुनाव सेंट्रलाइज नहीं होता। चुनाव के कई मुद्दे हैं जी, उनमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि आदमी चयन यूसीसी आपके हिसाब से मुद्दा वोटर चयन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री के कार्यकाल को भी तो उन्होंने देखा है, 10 साल सरकार के काम को देखा है, उससे प्रभावित हुए लोग। लेकिन अखिलेश यादव मथुरा सीट की अगर बात करूं तो जाट और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, यूसीसी इंटरैक्ट नहीं करेगा सर? प्लीज लेट्स कोऑपरेट। आइए थैंक यू। मथुरा सीट जाट और मुस्लिम, आज इसके अलावा कोई मसाला नहीं मेरे पास, पूरा पिटारा खाली है। अच्छा, ये सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपने बोला था हेमा मालिनी के लिए आप प्रचार करने के लिए आए हैं, हेमा मालिनी आपके लिए आएंगी, भविष्य का संकेत है? क्यों नहीं है, सहयोग एक दूसरे का कर रहे हैं, वो भी करेंगी, मैं भी करता हूँ। 15 साल पहले उन्होंने किया था, आई थी मेरे प्रचार में। सर वोटर आ रहे हैं। चलो तो इस वक्त मैं गौतम बुद्ध नगर सीट पर ही मौजूद हूं और यहां पर जो वोट प्रतिशत है वो 24% अभी तक रहा 11 बजे तक। काफी ज्यादा लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, सुबह से ही लोग वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप दोनों ने वोट कास्ट किया, दिखाइए जरा, क्या मुद्दे हैं यहाँ के? यहाँ पे तो वैसे बहुत ही अच्छा है, योगी सरकार के हिसाब से एवरीथिंग इज वेरी गुड। आपने पहली बार वोट कास्ट किया? नहीं, सेकेंड टाइम। आप तो युवा हैं, क्या मुद्दे यहाँ पर देख रहे हैं? जो मौजूदा सांसद है यहाँ से डॉक्टर महेश शर्मा, उनसे संतुष्ट है? बिल्कुल वी आर सेटिस्फाइड, और जो काम किया है काफी अच्छा हुआ है, सड़कें भी अच्छी बन गई हैं और जो माफिया था वो भी कम हो गया। चलिए, कुछ और भी लोग हमारे साथ में मौजूद है, जरा आप वोट बताइए, वोट कास्ट करने आए? यस मैडम, बिल्कुल आए वोट। क्या मुद्दे हैं यहाँ के, नोएडा के मुद्दे? विकास देख रहे हैं आप? विकास है, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है पिछले कई सालों से, यही इम्प्रूवमेंट है हमारे नोएडा के कंस्टिट्यूएंसी में, काफी हालत अच्छे हैं पहले से। पूरी फैमिली के साथ आए? हाँ जी बिल्कुल आए पूरी फैमिली के साथ।
तो देखिए आस्था सुबह से ही लोग वोट कास्ट करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ में मौजूद हैं। आप वोट देकर आ रही हैं? जी, वोट देकर आ रहे हैं। डॉक्टर साहब के काम से खुश हैं? जी बहुत खुश। कुछ और भी मुद्दे, कोई नाराजगी? नाराजगी तो नहीं कोई जब वो काम बेहतर कर रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आती है। बिल्कुल बिल्कुल, लोग अपने मुद्दे बता रहे हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बुलंदशहर में 53 फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं। गुलाबटी और स्याना में पकड़े गए हैं ये 53 फर्जी मतदाता। फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड लेकर ये बूथ पहुंचे थे और सभी को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे अब कड़ी पूछताछ की जा रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, बुलंदशहर में 53 फर्जी मतदाता पकड़े गए हैं। और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ा हुआ है। हमारे साथ इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक अवस्थी जी हैं, अशोक यादव जी हैं समाजवादी पार्टी से, और रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार। आलोक जी, जिस तरीके से हमने देखा दूसरे चरण से पहले विरासत टैक्स का भी जिक्र हुआ, तुष्टीकरण का भी जिक्र हुआ, लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि देखिए अगर कांग्रेस आ जाएगी तो वो SC ST OBC का धन लेकर के या उनके रिसोर्सेज लेकर के मुसलमानों या अल्पसंख्यकों में बांट देगी। अब विपक्ष कह रहा है कि आप लोग पहले चरण के मतदान के बाद से हताश हैं, आपको झटका लगा है, इसीलिए इस तरह की अब बातें की जा रही हैं, चुनाव का रुख मोड़ना चाहते हैं आप। देखिए देश को पता है कि कौन से दल, इंडिया अलायंस पूरा छिन्न भिन्न पड़ गया, उनकी पार्टियों के नेता फेल नेता साबित हुए हैं, वोट को खींच नहीं पा रहे हैं, तो तमाम तरह के हथकंडे शुरू किए हैं। पहले जातियों में बांटने का प्रयास किया गया, उसके बाद जो भाषण राहुल गांधी जी ने दिया कि किस तरीके से जो है बहुसंख्यक समाज के संपत्तियों का वो सर्वेक्षण कराएंगे, उनको लेकर के जो है अल्पसंख्यक समाज को देंगे, यह एक उन्होंने एक कार्ड फेंका था जिसका पुरजोर विरोध देश भर के अंदर हुआ है। और जो थिंक टैंक है उनके हैं सैम पेत्रोदा, उन्होंने तो उससे आगे बढ़ करके जो हमारे विरासत की संपत्तियाँ हैं उनको भी बांट करके जो है उनको भी छीन करके 45% से 55% टैक्स लगा करके उसको जो है जब्त करने की बात कही है और उनको बांटने की बात कही है। यह देश का समाज स्वीकार नहीं करेगा और इस तरह के जो की बात वो कहते हैं ये देश को विभाजनकारी की तरफ डालते हैं और एक वर्ग का तुष्टीकरण करने की पराकाष्ठा करते हैं। भारत को जो आज आगे बढ़ रहा है, आज $600 बिलियन से अधिक का रिजर्व है, $775 बिलियन का हमारा आज जो है निर्यात हो रहा है। भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। 1 लाख करोड़ रुपए का रक्षा उत्पाद हम जो है आज बना रहे हैं और 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात शुरू कर दिया है। हम आज भारत को एक 5वीं अर्थव्यवस्था से बढ़ा करके 3री अर्थव्यवस्था तक ले जा रहे हैं। उससे देश का युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा, रोजगार उत्पन्न होगा, देश में तरक्की होगी। आप कह रहे हैं कि आप लगातार देश को आगे ले जाने की दिशा में काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ अशोक यादव जी हैं। अशोक जी बताइए, देश को पीछे कौन धकेल रहा है? ये विरासत टैक्स की बात कहां से आई? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस विरासत टैक्स को लेकर? क्योंकि बीजेपी ने तो मोर्चा खोल दिया है अब कांग्रेस के खिलाफ कि देखिए अगर ये आएगी तो आप लोग सब लोगों की जो वेल्थ है, आपका भी कोर वोट बैंक आता है, आप भी OBCs की बात करते हैं, आप भी SC STs की बात करते हैं, तो उसको उठा करके मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देखिए विरासत टैक्स का जहां तक सवाल है, सबसे पहले मुझे लगता है कि इन्हीं के सांसद भारतीय जनता पार्टी जयंत सिन्हा जी ने शुरू किया था, उसके बाद अरुण जेटली साहब ने शुरू किया था और उसके बाद जो सैम पेत्रोदा का बयान है वो बयान है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कहा है कि उनका निजी बयान है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरी बात, आज भारतीय जनता पार्टी के लोग SC ST OBC के आरक्षण को लेकर इतना बेचैन है। यही योगी सरकार, आपको याद होगा आज तक 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में पिछड़े दलितों को आरक्षण को लूट करके बैठी, आज तक नहीं दे पाए उनको उनका आरक्षण। दूसरी बात, ये कहते हैं कि मोदी गारंटी, जब टीवी पे विज्ञापन आता है, अखबारों में विज्ञापन आता है, तो विज्ञापन देख के लोग हंसते हैं। जब मोदी गारंटी की बात होती है, लोग कहते हैं कौन सी गारंटी भैया? ये गारंटी जो है सबसे बड़ी गारंटी है कि पेपर लीक करने की गारंटी है इनकी गारंटी है भ्रष्टाचारियों को जेल में नहीं बल्कि भाजपा में शामिल कराने की गारंटी है। और एक गारंटी और है कि उनके मुकदमे भी वापस लेने की गारंटी है, अग्निवीर बनाने की गारंटी है और देश को इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से लूटने की गारंटी। ये तमाम गारंटियां याद आती है मोदी गारंटी के नाम पर। आस्था जी, आलोक जी, जवाब आपका। देखिए आस्था जी, कंफ्यूज नेता की पार्टी आज फ्यूज पार्टी बन गई है। उसको ये नहीं मालूम है क्या करना है क्या नहीं करना है। लगातार देश की तरक्की से को बाधित करके और देश को तोड़ने वाले बयान देने का अखिलेश यादव जी ने रिकॉर्ड बनाया है। उनके राज में तो हमने देखा है ना, माफियाओं की राज किस तरीके से था। एक राह चलते आदमी का चलना दुश्वार था,
खुलेआम चेन स्नैचिंग, डकैती, एक्सटॉर्शन, अपहरण होते थे। आज उन सब में हम लोगों ने शांति पाई है। आज शहरों में जो है कोई किसी को छेड़ करके और कोई भाग नहीं सकता है। एंटी रोमियो स्क्वाड और पुलिस हर चौराहे पे एक्टिव रहती है। महिलाओं की सुरक्षा हमने दी है। महिलाओं को रिजर्वेशन भी जो है लोकसभा के अंदर हमने ला करके दिया है। समाजवादी पार्टी तो विरोध करती थी। और जहां तक ये पिछड़ों समाज की बात करते हैं, पूछे इनसे, जब पिछड़ों को आरक्षण देने की बात थी तो ये चुपचाप क्यों बैठे? संवैधानिक आयोग जो बना उसको संवैधानिक दर्जा हमने भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। काका कालेलकर की रिपोर्टर रही हो, चाहे मंडल आयोग की रिपोर्टर रही हो, उसको दबा करके कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी सहयोगी दल थी बैठी रहती थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज तक इन्होंने लागू नहीं किया है। जो मुसलमानों की आप लगातार इन बातों को कहते हुए आ रहे हैं। रतिभान त्रिपाठी जी, क्या दूसरे फेज से पहले जो धर्म के आधार पर आरक्षण जैसी बात उठी है उससे विपक्ष फंस गया है? क्या आकलन है? हाँ, मुझे लग रहा है कि विपक्ष ने जो चाल चली थी कर्नाटक में, वो पूरे देश में उसका मैसेज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के नेताओं ने फैला दिया है। और वो इस बात में सफल होते दिख रहे हैं कि ये विपक्ष किस तरह से आपकी संपत्तियों का बंटवारा कराना चाहता है, किस तरीके से वो आरक्षण को, जो पसमानदा मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात थी, वो अशराफिया मुसलमानों को आरक्षण देना चाहता है। इससे मुसलमानों में भी नाराजगी अंदर अंदर बढ़ी लग रही है। उन्हें ये लग रहा है कि जो पसमानदा मुसलमानों को ये लग रहा है कि जो चीज़ हमारे हक में थी उसे, और बाकी फॉरवर्ड क्लास को भी, हमारे मुसलमान जो फॉरवर्ड क्लास के मुसलमान जिन्हें अशराफिया कहा जाता है, उनको भी बांटा जा रहा है। ये ठीक बात नहीं है। तो मुझे तो लगता है कहीं ऐसा ना हो कि दुविधा में दो गए माया मिली न राम, कहीं ऐसा ना हो जाए कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने जिस तरीके से सोचा था कि हम इस आरक्षण को बांट देंगे तो मुसलमानों को पहुंच जाएगा, ऐसा ना हो कि मुसलमानों का वोट उन्हें मिले ही ना, या मिले तो कम मात्रा में मिले। ये फंसने वाली बात तो है। इस बात की पूरी सफाई न तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी दे पा रही है, ना ही कांग्रेस दे पा रही है, और ना ही इस इंडी गठबंधन के दूसरे सहयोगी दल दे पा रहे हैं। अब देखना यह है कि इसको भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता किस लेवल तक ट्विस्ट कर पाते हैं, कहां तक पहुंचा पाते हैं, और किस लेवल तक अपने हित में, अपनी पार्टी के हित में, अपने गठबंधन के हित में इसका फायदा ले पाते हैं। चलिए, आप सभी लोग हमारे साथ बने हुए हैं, चर्चा जारी रहेगी। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि वोटिंग को लेकर गाजियाबाद की जनता ने क्या राय जाहिर की है, क्या कहते हैं गाजियाबाद की सोसाइटी में रहने वाले वोटर्स, ये जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी फराह खान ने। इस वक्त मैं एक सोसाइटी में मौजूद हूं और यहाँ तमाम लोग हैं, तो जनता से जानेंगे कि किन मुद्दों पर जो है वो वोट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या आप वोट देने जब गए होंगे, क्या मन में है, किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? देखिए, जो हम देख रहे हैं आज की परिस्थिति को देखते हुए कि जो जनता के मेन मुद्दे हैं कि राष्ट्र के हित में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, उनको देखते हुए हम आगे बढ़ के उनको सपोर्ट कर रहे हैं जो राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। जैसे हम देखें कि राम मंदिर का एक मुद्दा था जो उन्हें बहुत अच्छी तरह से बीजेपी ने निभाया, और उसी के साथ 370 और भी ऐसे जो राष्ट्र हित में जो काम किए जा रहे हैं उसके हित में हमने उनको आगे समर्थन दिया है। चलिए, आप विकास की बात कर रहे हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे आपकी नजर में हैं, क्योंकि यहाँ ये भी कहा जा रहा है कि गाजियाबाद में कई समस्याएं भी हैं जिससे लोग परेशान हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि किन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए? जी, मेरा मानना है कि जो लोकल समस्याएं वो तो हर जगह होती हैं, लेकिन ये चुनाव जो है हमारी लोकसभा का है जिससे सरकार बनती है देश की, और इंटरनेशनल पॉलिसी भी सारी केंद्र सरकार बनाती है। तो ये लोकल समस्याओं को नहीं हमें समझना है, उन्हें नजरअंदाज करना है और राष्ट्र हित में काम करना है। हमारा को ये देखना चाहिए कि विकास कहाँ हुआ है। पिछले 10 साल में जो इस सरकार ने विकास किया है, गाजियाबाद के चारों तरफ जो हाईवे बने हैं, जो रैपिड रेल गाजियाबाद में आई है, जो मेट्रो की कनेक्टिविटी बढ़ी है, जो एयरपोर्ट बन रहे हैं, जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो ये सारा विकास है जिसको हमें सोचना। ये छोटी बहुती बातें तो होती रहेंगी और वो हर सरकार आएगी कुछ ना कुछ, आज नहीं तो कल काम करेगी, अगर नहीं करेगी तो हटेगी, पर ये मुद्दा केंद्र सरकार का है तो हमें इसमें राष्ट्र हित को ध्यान में रख के आगे बढ़ना है। देखिए, हाई प्रोफाइल सीट है, लेकिन हाई प्रोफाइल सांसद पर भी कई बातें सामने आई। लोगों का कहना था कि वो इजीली अवेलेबल नहीं होते थे, लोगों का गुस्सा कहीं ना कहीं सामने है। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे, किन बातों को ध्यान में रखा है? देखिए, लोगों का गुस्सा है, शिकायतें भी हैं, लेकिन यहाँ पे जो प्रोग्रेस देखी गई है, चाहे वो युवाओं के लिए हो या जो इंटरनेशनल कम्युनिटी में देश का कद बढ़ा है, तो उसके लिए हमें लगता है कि छोटे मुद्दे को इग्नोर करके हमें राष्ट्र हित के लिए काम करना चाहिए।
मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपने किन चीजों को ध्यान में रखा है, क्योंकि आप तो बहुत लंबे समय से चीजों को देख रहे हैं। जब आप वोट करने जाते हैं तो एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है सर, तो किन चीजों को ध्यान में रखा? मेरा ध्यान केवल विकास पर ही है, क्योंकि मैं जब यहाँ आया था 10 साल पहले तो एक धूल उड़ती रोड देखा था और आज इतना उधर नोएडा में भी महिलाएं बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा ले रही हैं और उनका कहना है कि देश की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण उनके लिए प्रमुख मुद्दा है। हमें सुरक्षित माहौल मिला, 10 सालों में बहुत कुछ बदला और जो बचे हुए काम है उसको लेकर के हम वोट करेंगे। आप सुनिए उनकी बातें। नोएडा के सेक्टर 15 में मौजूद है डॉक्टर महेश शर्मा ने अपना वोट कास्ट कर दिया और उनकी बेटी हमारे साथ है, साथ में कई महिलाएं हैं। सीधे बातचीत करते हैं। मैम, वोट किया आपने भी कास्ट कर दिया है, किन चीज़ों को ध्यान में रख के वोट कास्ट किया? देखिए, इस बार सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो राष्ट्रवाद का मुद्दा है। ये देश का चुनाव है और मोदी जी ने जिस तरीके से इस देश को आगे ले गए हैं, इस देश का सम्मान जिस तरीके से बढ़ाया है, उसके लिए चाहे मातृशक्ति हो चाहे युवा शक्ति हो, सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं और उनको पता है कि जो काम पिछले 10 सालों में हुआ है, सिर्फ एक वही सरकार है जो इस देश को आगे ले जा सकती है। आगे ले जा सकती है? बिल्कुल ले जा सकती है जी, और ले जा रही है। अभी इसमें कोई डाउट है? पिछले 10 साल में जो हुआ है उससे पहले कभी 70 साल में नहीं हुआ, तो आगे भी होगा। आगे 10-20 सालों में तो इंडिया बदल जाएगी, भारत बदल जाएगा। किन चीज़ों को ध्यान में रख के आपने वोट कास्ट किया? वोट मेन तो वही विकास का मुद्दा है और अपने आप को विश्व पटल पे आज हमारा भारत जहाँ पर है, पिछले 70 सालों में हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता था कि वेंटिलेटर पे अटक गया है। आज उसको एकदम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। सही मायनों में आज हम अपने आप को आज़ाद फील करते हैं और अपने आप को महिला सशक्तिकरण का जो रहा है कि हम आज महिला इतनी मतलब हो गई है कि सशक्त कि वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को आज रोजगार भी दे रही है और अपने काम, छोटे बड़े मुद्दे, हर चीज़ के लिए मोदी जी ने उनको जो है आज प्राउड फील कराया है अपने आप को। महिला हो, एज अ महिला होने के नाते एज अ इंडियन आज फील करते हैं, हम भारतवासी हैं और इसको जो है आगे भी हम ऐसे बाहर के देशों में भी जाके अपने आप को प्राउड फील कराएं। मैम, वोट करते हैं तब क्या मुद्दे रहते हैं ध्यान में, या किन चीज़ों को ध्यान में रख के वोट करते हैं? जैसे देश की सुरक्षा है, लेडी सुरक्षा है, एजुकेशन है और हर तरह से मोदी जी ने बहुत बढ़िया किया है। आज हमारा देश 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है और आगे 3rd पे वो बोल रहे हैं कि होगा और वो होगा। देश सबका विकास एक साथ लगा कर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी और हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी। सब खुश हैं, सब बहुत बढ़िया तरक्की हो रही है। लेडीज़ बहुत सुरक्षित हैं और बच्चे भी सुरक्षित हैं। इससे यही सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए वोट किए हैं कि आगे भी हमारी यही ऐसे ही सब कुछ चलता रहे, देश विकास करता रहे, सब सेफ रहे। मजबूत प्रत्याशी कौन दिख रहा है इस बार? देखिए, हमारे यहाँ तो महेश शर्मा जी ही दिख रहे हैं, नो डाउट। और जब आप लोग वोट करते हैं तब क्या कुछ रहता है मन में? मन में ये रहता है कि देश की ओवरऑल आगे ग्रोथ हो, क्योंकि 10 सालों में काफ़ी चीज़ें चेंज हुई हैं। हम चाहते हैं अगली सरकार जो भी आए वो और ज़्यादा चीज़ों को आगे बढ़ाए। और अब सीधे आपको ले चलते हैं, हमारी सहयोगी शीनम हमारे साथ हैं, उनके पास कोई जानकारी है जो वो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे। जी शीनम। बिल्कुल आस्था, लगातार फील्ड की रिपोर्टिंग तो अपने दर्शकों को हम दिखाई रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ जो मतदान प्रतिशत है वो बताना बहुत जरूरी है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत हम आपको बताने जा रहे हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ गया है। मेरठ की सबसे पहले बात करते हैं, 25.67% मतदान यहां पर अब तक हुआ है। 11 बजे तक का मतदान प्रतिशत आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। बागपत की बात करें, 11 बजे तक 22.74% वोट डाले गए हैं। तो कह सकते हैं कि लगातार मतदाता घरों से निकल रहे हैं और जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है मतदान प्रतिशत भी बढ़ रहा है। अलीगढ़ में 11 बजे तक 24.42% मतदान हुआ है। बात अगर गाजियाबाद की करें, यहां पर भी वोटर्स घरों से बाहर निकले, वोट उन्होंने डाले और ये देखिए मतदान प्रतिशत आ गया आपकी टीवी स्क्रीन पर, 23.9% मतदान। और बुलंदशहर की बात करें तो 11 बजे तक 23.43% वोट डाले गए हैं। बात अमरोहा की करें तो अमरोहा में भी मतदान प्रतिशत काफी बड़ा हुआ दिखाई दिया है, यहां पर 28.45% मतदान। मथुरा में 11 बजे तक जो वोट डाले गए हैं 23.7% मतदान, 0.7% मतदान यहां पर हुआ है। बात गौतम बुद्ध नगर सीट की करें तो 11 बजे तक 24.26% मतदान यहां पर हुआ है। तो ये अब तक का वोटिंग परसेंटेज हमने आपको बताया। अब एक बार फिर से आपको स्टूडियो ले चलते हैं, आस्था मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई है। आस्था, ओवर टू यू। तो बिल्कुल 8
लोकसभा सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे चरण में वोट डाले जा रहे हैं और अभी तक ओवरऑल परसेंटेज की बात करें, जो 11 बजे तक का डेटा है, वहां 24% से ऊपर मतदान हो चुका है। ग्राउंड जीरो स्टूडियो से चर्चा और लोगों की राय, मुद्दे आगे भी आप तक पहुंचाएंगे। महाकवरेज लगातार जारी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द लौटेंगे।